नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। न्यूज रूम लाइव में आपको आज हम उस खास दिन के बारे में कुछ खास बताने वाले हैं जिसको लेकर संसद में गहमागहमी बढ़ी हुई है। जी हां, आज का दिन 25 तारीख महीना जून का। आज से करीब 50 साल पहले अगर इस तारीख को आप उम्मीद करते कि कोई व्यक्ति माइक हाथ में लेकर इस तरह से खुलेआम अपने विचार आपके साथ साझा कर रहा है तो वो संभव नहीं था, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लगा दिया था। राष्ट्रपति के अनुशंसा पर, राष्ट्रपति के आदेश पर देश में आपातकाल लगाए जाने की उन्होंने रात में घोषणा की और तमाम नागरिक अधिकार रद्द कर दिए गए। इस तारीख को याद करके आज भी कांग्रेस के विरोध में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। एक कार्यक्रम की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पटना में वो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, बीजेपी का ये कार्यक्रम, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता उस दिन को याद करके आज कांग्रेस को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आरोप यह लगाया जा रहा है कि जो कांग्रेस बीजेपी और सहयोगियों पर यानी कि एनडीए पर संविधान खतरा होने का उनसे अंदेशा जता रही है और इसको लेकर आवाज बुलंद कर रही है, वो कांग्रेस उस पार्टी ने संविधान को निरस्त कर दिया था। हालांकि इससे पहले भी देश में 2 बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है, लेकिन तब परिस्थितियां युद्ध की थी। भारत चीन युद्ध के साथ 1962 में और फिर भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में, लेकिन वो आपात स्थिति थी, युद्ध की स्थिति थी। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने इस आपातकाल की घोषणा की तो उसको लेकर खूब सियासी गहमागहमी आज तक देखने को मिल रही है। हमारे साथ पटना ब्यूरो चीफ अमित सिंह जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की बयानबाजी चल रही है पक्ष और विपक्ष के बीच। कौन 50 साल पहले हुई घटना को लेकर आज भी सियासी रोटियां सेकने में जुटा है। एक आग तो लगी थी, संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों को रद्द कर दिया गया था अमित, और उसको लेकर आज भी हंगामा खड़ा हो रहा है। वो लाइव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो बीजेपी विश्वासघात का बैनर लगाकर कार्यक्रम कर रही है। देखिए दीपक, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो उस दिन को याद करके जो बता रहे थे कि आज जो माइक पकड़ के आप इतनी आसानी से जो बातें अपनी रख सकते हैं, शायद उस दौर में नहीं था। जो आपातकाल का दौर था उसको लेकर तब कई लोगों ने अपने खून बहाए थे, बलिदान दिया था और बड़ी लड़ाई लड़ी गई। और आज जब 50 वर्ष उसके पूरे हो रहे हैं तो जाहिर है उसको जब जहन में लेकर जो पक्ष और विपक्ष उसी अंदाज में आज भी बात कर रहा है। जब हमने बात उस दौर के लोगों से की जो उस दौर में जेपी के साथ आंदोलन कर रहे थे, उसमें आपको चाहे वो हरिंद्र प्रताप पांडे, जो उन्होंने बताया कि उस दौर में कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी और जेपी के नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी गई, उनकी बात मान लिया जाए और अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी देखा जाए, वो विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने भी ये माना कि वो जो दौर था उस दौर में जो घोषित आपातकाल था उस दौर में चाहे वो मीडिया हो चाहे फिर वो लीडर्स हो, हर वर्ग जो है वो प्रभावित था क्योंकि उनको काम करने की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन आज के दौर की बात वो जोड़कर देख रहे हैं कि 50 साल में भी जिस बात के लिए उन्होंने जेपी ने आंदोलन किया था उस आपातकाल के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ, वो चीज़ें जिस लक्ष्य को पाने के लिए किया गया था वो लक्ष्य आज तक नहीं मिल पाया। हम देखिए, हम ये बात इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि जिस बात की चर्चा संसद में हो रही है, दोनों ही पक्ष के लोग, एक बीजेपी के तरफ से रखते हैं, एक आरजेडी की तरफ से है, ये सब एक साथ मिलकर लड़ाई लड़े थे कांग्रेस के खिलाफ। आज वो कांग्रेस किनके साथ है? आरजेडी के साथ है, INDIA गठबंधन है। फिर भी वो बोल रहे हैं कि वो जो लक्ष्य था उसको कोई नहीं पा सका, क्योंकि जिस लोकतंत्र बहाल करने की बात थी वो लोकतंत्र आज बहाल तो है लेकिन वो स्वतंत्रता आज भी नहीं है। आरजेडी कहती है आज अघोषित आपातकाल है। भले ही बीजेपी, आज आप तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें कि वो कहा जा रहा है कि विश्वासघात के तौर पे उसको दिखाया जा रहा है, लेकिन दोनों ही पक्ष की जो बात आप सुनेंगे, जो हमने उन लोगों से बयान लिया, वो पक्ष एक दूसरे को मान रहे हैं इस बात को कि आज का दौर जो अघोषित आपातकाल है जो आरजेडी का है,
लेकिन एक बात दोनों के सामान्य है, वो ये है कि देश में जिस लक्ष्य को पाने के लिए जेपी ने आंदोलन किया, वो आज भी उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि एक वैक्यूम हो गया है। क्योंकि वो केवल लड़ाई इमरजेंसी को ख़त्म करने की नहीं थी, वो लड़ाई इस बात की थी कि लोकतंत्र जो है, जो जनता का हक है, उसको मिले। तो कई मायनों में आज भी लोग महसूस करते हैं, और हमने बीजेपी के नेता का भी आपको बयान जो सुनवाया है उसमें भी वो मानते हैं कि हम लोग कहीं भटक गए हैं। तो इस 50 वर्ष को पूरे होने में जो वक्त ये लगा, काफ़ी लंबा फासला था, बहुत बड़ी सियासत, कितने इसमें सरकारें बदली, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन एक चीज़ समान है कि आज भी उस दौर के जो लोग जो सेनानी के तौर पे जाने जाते हैं या फिर उस आंदोलन में सहयोगी थे जेपी के साथ, वो आज भी इस दौर को याद करके, पहले तो वो उनका आज भी लोग खड़े हो जाते हैं कि उस दौर में क्या कुछ हुआ था, जेल गए थे लोग, लेकिन आज वो मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक वैक्यूम रह गया। जो जेपी की सोच थी, जो विचारधारा थी, उसको आज भी लोग अमल नहीं कर पा रहे हैं। उस दौर में लालू यादव भी उनके साथ थे, नीतीश कुमार भी उनके साथ थे, रामविलास पासवान उनके साथ थे, लेकिन आज देखिए दोनों दो खेमे में है। यानी वो विचारधारा आज भी नहीं समाहित हो पाई जो जेपी सोचते थे, लेकिन उस पल को याद करके आज भी लोग डरे और सहमे हैं जो उस दौर के लोग थे। अमित, अलग अलग नेता अलग अलग तरह से बयान दे रहे हैं, उन परिस्थितियों को याद करके आज की परिस्थितियों के हिसाब से उन्हें जो सूट कर रहा है उस हिसाब से बयान दे रहे हैं। तो ऐसे में फिर विचारधारा वाली बात लगता है कहीं दिख रही है। विचारधारा कहाँ से होगी? अब जब अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं, वो प्रधान महासचिव हैं इस पार्टी में, जिस पार्टी के मुखिया जो है लालू प्रसाद यादव, कौन थे जेपी आंदोलन में सबसे अलंबरदार जो कहते हैं, उसमें सुशील मोदी हो, चाहे आपको लालू प्रसाद पहली यादव हो, पंक्तियां में लाठी खाना हो या रबर बुलेट खाना हो, यही लोग खड़े यही लोग मिलते खड़े थे। और आज कहाँ खड़े हैं? किसके खिलाफ खड़े थे उस समय? उस समय कांग्रेस के खिलाफ ये सारे लोग गोलबंद होकर जेपी के कहे जाते हैं, चेले कहे जाते हैं, तो उसमें लालू यादव भी थे, नीतीश कुमार भी एक साथ थे, रामविलास जी भी थे। लेकिन आज के इस दौर में लोग कहाँ खड़े हैं? भले ही आप सवाल उठा रहे हैं कि आज अघोषित आपातकाल है, लेकिन आप कांग्रेस के साथ ही खड़े। कांग्रेस ने आपातकाल लाया, आप इंदिरा गांधी के उस फैसले का, भले ही आप कह रहे हैं कि वो गलत फैसला था, मीडिया की स्वतंत्रता आपने खत्म कर दी, आपने लीडर का जो भाषण था वो बंद करा दिया, आपने देश में एकदम अलोकतंत्र हो गया, वो कायम हो गया, लेकिन बावजूद इसके इस बयानों का क्या हंस रहे कि आप देखिए आज आप किनके साथ खड़े हैं। जिस कांग्रेस को लेकर आप उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं, आज उसी कांग्रेस के उसी परिवार के लोगों के साथ आप खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आरजेडी को भी ये बताना पड़ेगा, बाकी जो उनके सहयोगी दल हो उनको ही बताना पड़ेगा कि आप भले ही आज की बीजेपी के इंडिया गवर्नमेंट को घोषित आपातकाल कह रहे हैं, लेकिन तब के लोगों के का आपने विरोध किया था, उनके साथ लाठी लेके साथ में खड़े थे जेपी के साथ, और आज उन्हीं के साथ मिलकर देश में सरकार बनाने के लिए चले थे। तो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हैं आप, और कटघरे में खड़े होकर आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो जनता आपसे पूछेगी ना कि आप कांग्रेस के उस अपोजिट आपातकाल के खिलाफ जब लड़े तो आज उनके साथ आप खड़े हैं, तो फिर आप कैसे बीजेपी को आप कोस सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमित। इस आपातकाल पर चल रही सियासी प्रतिक्रिया के बारे में हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा भी जुड़ेंगे। सत्ता निरंकुश ना हो, इसके लिए प्रावधान संविधान में है, और चेक एंड बैलेंस का काम करने के लिए न्यायिक व्यवस्था भी है जो समय समय पर परिस्थितियों का आकलन करके अपना निर्णय सुनाती है। और ऐसे ही एक निर्णय के बाद सत्ता ने आपातकाल को प्रभावी करने का निर्णय लिया था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वहां से 50 साल हम आगे बढ़ाए हैं, देश आजादी के स्वर्ण काल को जी रहा है, और ऐसे में उस दिन को याद करना जिसे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए काला अध्याय कहा जाता है, अशोक जी किस तरह से देखें? देखिए, ये महज संजोग नहीं है, ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के महत्व की खूबसूरती है। जिस संविधान की दुहाई दे करके 25 और 26 जून की रात कही जाती है 1975 में, जिस तरह से आपातकाल लागू किया गया था, उसका मूल कारण क्या था? उसका मूल कारण था कि 1971 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जो चुनाव हुआ था,
उस चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा करके समाजवादी नेता राजनारायण ने इलाहाबाद कोर्ट में जा करके मुकदमा दायर किया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि अपनी शक्ति का उपयोग करके, दुरुपयोग करके श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव जीती हैं। और उसी का फैसला आया और कोर्ट ने माना कि कहीं न कहीं श्रीमती गांधी का जो चुनाव है वो सही नहीं है और कोर्ट ने ये फैसला दिया। इसके खिलाफ में श्रीमती गांधी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रीमती गांधी भले ही सदस्य रह सकती हैं लेकिन वो भाग नहीं लग सकती है वोटिंग में, यानी कि सदन का नेता अब वोटिंग में भाग न ले तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। और यही वजह रही कि आपातकाल लगाया गया। आज उस आपातकाल के 50 वर्ष तब पूरे हुए हैं जब पिछले दिनों लोकसभा का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में उसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिनकी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी, उन्होंने समूचे देश में घूम घूम करके कहा था कि भारत का संविधान खतरे में है, चूंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और अगर 400 के पार वो जीत जाते हैं तो फिर संविधान खतरे में आएगा। उन पर आरोप लगा था जिन्होंने जेपी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसके गर्भ से निकले हुए अटल बिहारी वाजपेयी बाद के दिनों में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री बने थे। आज परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन इसी नाम को लेकर के जब चुनाव हुए तो बीजेपी की सीटें घटी, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं हुआ, एनडीए की है और इस सरकार के कार्यकाल की शुरुआत कल से हुई है, यानी कि नए सदस्यों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हुआ, यानी कि विधिवत लोकसभा में इन सदस्यों की हैसियत कल से हुई है। लेकिन उसको अब देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से भुनाया है और उन्होंने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाले जो लोग हैं उनको बेनकाब करने की जरूरत है और अभी भी वो लोग संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज बीजेपी ने इसे काला दिवस के रूप में मनाया है। इसके गर्भ से जो लोग निकले उसमें से कई लोग अभी भी सत्ता के साथ हैं, यानी कि एनडीए के साथ हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज वो चाहे जो भी राजनीतिक कारण हो वो आज कांग्रेस के साथ हैं। अगर बिहार की बात करें तो आप देख लीजिए कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने कांग्रेस के चलते ही आंदोलन में भाग लिया, यानी कि जेपी आंदोलन में सांसद बने और कांग्रेस विरोध के नाम पर ही वो बिहार की सत्ता में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। आज चाहे जो मजबूरी हो वो उनके साथ हैं। मुलायम सिंह यादव जो कांग्रेस के विरोध में नेता बने थे, जो उनके बेटे अखिलेश यादव उनके साथ हैं। तो परिस्थितियां जो बदली हैं, ये अलग बात है कि कभी नीतीश और लालू एक हुआ करते थे। नीतीश ने अपने संस्मरण में भी कहा है कि जब आपातकाल लागू हुआ था तो वो उसमें ये था कि सारे नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी। लगभग 1 साल के बाद नीतीश जेपी ने एक गया में एक आश्रम बनाया था, उसमें नीतीश और लालू समेत कई नेता उस दिन मौजूद थे और वो नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे और पता चला कि पुलिस वहाँ पे पहुँचने वाली है फल्गु नदी के किनारे। नीतीश भागे। उन्होंने कहा कि उन्होंने संस्मरण सुनाया, उदयकांत मिश्र की किताब में है कि नीतीश और लालू जब भागने लगे तो एक लकड़ी की ठठरी थी, उस पर चढ़ करके उस पर कूदना था। तो नीतीश तो कूद गए, लालू जी कूद गए, लेकिन कई बुजुर्ग नेता थे जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा अब थी, वो कूदे तो नीतीश को अच्छा नहीं लगा। लेकिन नीतीश कुमार कहे कि फिर भी हमारी मजबूरी थी कि उस समय हमको भागना था, पुलिस की गिरफ्त से बाहर आना था। तो जेपी आंदोलन में जो नेता बड़े नेता रहे हैं वो उन लोगों ने तो अपनी कुर्बानी दी। लगभग 21 महीने तक ये आपातकाल की स्थिति रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उसके गर्भ से निकले लोग भी आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी भी संविधान खतरे में है, क्योंकि देश में एक परिवार की राजनीतिक हैसियत काफ़ी मजबूत है। उस
संविधान आपातकाल लगाने वाले लोग भी आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जिन्होंने जेपी आंदोलन के तहत तत्कालीन आपातकाल का विरोध किया था, आज उस सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए। कल वो संविधान बचाने के लिए आंदोलन किया था, आज वो खुद संविधान को खतरे में डालना चाहते हैं। दोनों के बीच सियासत है और इसी सियासत के बीच दोनों अपने अपने तरीके से संविधान की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, 50 वर्ष पूर्व में जो ये आपातकाल लागू हुआ था, उसकी यादें अभी भी कभी कभी ताज़ा हो जाती है। इसके कई ऐसे परिणाम हम लोगों ने देखा है कि नसबंदी हो जाता था, लोगों का जबरन उनका करा दिया जाता। कहा जाता था कि आपातकाल के दौरान कई चीज़ें अच्छी भी देखने को मिली, ट्रेन समय पर, कर्मचारी समय पर आए, लेकिन इसके बावजूद भी एक था कि लोकतंत्र की उस समय हत्या हुई थी और सभी मेरे नेता जेल में थे। 21 महीने तक भारत के सभी राजनीतिक दल के बड़े नेता जो राजनीतिक कांग्रेस के विरोधी थे, उनका जेल में रहना, अखबारों में वही खबरें छपना जो सरकार चाहती थी, वही बातें पब्लिक को सुनाया जाता था कि जो सरकार चाहती थी। वह त्रासदी कहिए, वो काला दिन समाप्त हुआ। 70 में कांग्रेस की हुकूमत गई, ये अलग बात है कि उस समय भी आपको याद दिला दें कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां आपातकाल के विरोध में अगर जनता पार्टी को सफलता मिली तो उत्तर भारत में, तो दक्षिण भारत में उस समय भी कांग्रेस को समर्थन मिला था और कांग्रेस जनता पार्टी को वहाँ पे जन समर्थन नहीं मिला था। यह देश कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से भले ही मजबूत हो, लेकिन इस देश ने कभी कभी ऐसा इतिहास रचा है कि उस आपातकाल के समर्थन लोगों ने आपातकाल के समय दिया और उसके खिलाफ जब जनादेश हुआ तो उस वक्त भी दिया। लेकिन जो भी हो, अब वह समय बीत चुका है, राजनीति अपनी जगह पर है। इतना जरूर कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र काफ़ी मजबूत हुआ है और उसकी ही यह देन है कि संविधान को बचाने वाला और संविधान को नष्ट करने वाला दोनों राजनीति में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोकतंत्र की खूबसूरत गाड़ी चल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो ये गाड़ी चलती रहनी चाहिए और इस गाड़ी की मजबूत नींव है लोकतांत्रिक व्यवस्था, वो बहाल रहनी चाहिए। सियासत अपनी जगह है, सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन वो काला अध्याय के तौर पर जो याद किया है वो दोहराया न जाए, ये सबको सुनिश्चित करना चाहिए। फिलहाल रांची का हम रुख करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी सहयोगी आरती जुड़ेंगी और वहां किस तरह की सियासत गहमा गहमी देखने को मिल रही है, किस तरह के सियासी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं और नजदीक है विधानसभा का चुनाव, तो किस तरह की तैयारी चल रही है, सब कुछ बताएंगी हमारी सहयोगी आरती। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।